डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जी बहुत चाहता है कि सच बोलें, लेकिन हौसला नहीं होता। अगर सच बोलने के लिए हौसले की कमी आपको भी है तो फिर एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस मंत्र का नाम है डीडी किसान, उस मंत्र का नाम है सच के साथ, और उस मंत्र में 2 दिन बहुत खास है। जी हाँ, वो है मंगलवार और गुरुवार, जब मैं और आप मिलते हैं और बात करते हैं सच की। मैं कौन? मैं आपका साथी घनश्याम उपाध्याय। तो फिर सच की पाठशाला में कुछ और पृष्ठों को पलटने की कोशिश करेंगे, कुछ और अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये मंत्र जो सच का है मैंने तो आत्मसात कर लिया है आपके लिए। आप भी इसी राह पर चल रहे हैं, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके रिएक्शन मुझको बताते हैं। अब है बात कि आज हम क्या करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल कृषि मिशन की। वायदा किया था ना लास्ट टाइम मैंने आपसे कि आज हम इसी पे बात करेंगे। अब डिजिटल कृषि मिशन है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसानों को इससे क्या फायदा होगा, और किसानों की जो आय को बढ़ाने की बात करते हैं और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने की बात करते हैं, क्या इस फॉर्मूले के जरिए ये सब कुछ हो पाएगा? यही तो आज हम समझेंगे ये भी कि सरकार चाहती क्या है, सरकार के विजन में किसान कहां पे खड़े हैं, और सरकार की जो कोशिशें हैं। पिछली बार 7 बड़े फैसले बताए थे मैंने आपको, और इस बार आज का जो फैसला है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत वृहद है। तो इसी फैसले को आज नजदीक से समझेंगे, ये समझने का प्रयास होगा, और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि भाई डिजिटल कृषि मिशन आज के समय में क्यों जरूरी है किसानों के लिए। जैसे आप मेरे लिए और मैं आपके लिए जरूरी है, वैसे ही ये मिशन हमारे किसानों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए सच के साथ की पाठशाला का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं एक डिटेल रिपोर्ट के साथ। और आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है, इस डिटेल रिपोर्ट के बाद बेहद खास मेहमानों को खास पैनल चर्चा में जुड़ता है और आप तक आपकी ही बात पहुंचाता है। 50 से 55 मिनट एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे लिए रखिएगा। शुरुआत करते हैं सच के साथ की। मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है किसान। किसानों की आय बढ़ाने और उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले लेती रही है, और इन्हीं फैसलों में से एक महत्वपूर्ण फैसला है डिजिटल कृषि मिशन, जिस पर 2817 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसके कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इन्हीं पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल कृषि मिशन एक नया आयाम स्थापित करेगा। अब यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि डिजिटल कृषि मिशन है क्या। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, बीज की गुणवत्ता, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन देना है। आपको बता दें, इस मिशन का मकसद डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी और सेवाएं देकर सशक्त बनाना है। साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में डिजिटल कृषि मिशन को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही समझने का ये भी प्रयास होगा कि ये किस तरह से कृषि लागत को कम करके नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। तो रिपोर्ट आपने देखी, और अब बारी है डिस्कशन को आगे बढ़ाने की। लेकिन उससे पहले बारी है आपको ये बताने की कि मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो परिचय सिलसिलेवार में आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर पूसा से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे शो में। अवधेश कुमार श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अक्सर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आज भी मैं उम्मीद यही कर रहा हूं सर से। सर वेलकम। और मेरे साथ कुलदीप सिंह जुड़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं,
प्रगतिशील किसान है और बताएंगे कि इस तरह की जो शुरुआत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीति चौधरी मेरे साथ जुड़ रही हैं, फाउंडर ऑफ एआई स्टार्टअप। प्रीति जी स्वागत आपका, और प्रीति जी से समझेंगे कि आज किस तरीके से स्टार्टअप में इस तरह के बदलाव की सख्त जरूरत है। तो शुरुआत सबसे पहले योगेंद्र जी मेरे सबसे नजदीक बैठे हैं, तो योगेंद्र जी आप ही से शुरुआत करता हूं। सर, ये डिजिटल कृषि मिशन है क्या? बेहद आसान शब्दों में मेरे व्यूवर्स को समझाइए और यह भी बताइए कि भाई इससे हम कितने लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अभी ये जल्दी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो है 2 सितंबर को लॉन्च की गई, जिसमें 2817 करोड़ रुपए की यह योजना है, जिसमें 1940 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार इसमें अपना अनुदान दे रही है और बाकी राज्यों के सहयोग से इसमें जो है पार्टिसिपेट हो रहा है जी। और इसमें हमारा जो मेन है, किसानों को डिजिटल के माध्यम से, जैसे हम एक उदाहरण लें कि आजकल यूपीआई के थ्रू जो है छोटा मोटा बड़ा सा लेन देन जो है आसानी से कर सकते हैं, उसी तरह किसानों को भी एक आईडी, किसान आईडी के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान उसी आईडी के थ्रू सारी जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है सर, ये एग्रीस्टेक आईडी की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उस पर मैं बात करूंगा डिटेल से। लेकिन पहले मुझे बताइए सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी खामियां थी, कौन सी दिक्कतें थी जिसकी वजह से पूरी कृषि को ऑनलाइन या फिर डिजिटलाइज करने की हम शुरुआत कर रहे हैं? ये जरूरत क्यों पड़ी सर? किसानों को बहुत सी जानकारियां बहुत जो डिजिटल माध्यम के थ्रू जो है जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन अदर सोर्स से जब किसानों तक पहुंचती हैं तो बहुत लंबा समय लगता है। आज भारत का जो किसान है, यहाँ जोत जो है हमारा लगभग 1.08 हेक्टेयर पर फार्मर से है। अच्छा। लेकिन किसान छोटा होने के जो जोत आकार है, तो इसको हम कंबाइंड करके और एक जो डिजिटल माध्यम से जब हम उनको कोई तकनीक देंगे तो वह जल्दी उनके तक पहुंचेगी और उसके द्वारा उनको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हमारे साथ अवधेश जी भी हैं। अवधेश जी, एक जो डेटा मुझे भी सर ने बताया कि 2817 करोड़ में से 1940 करोड़ केंद्र सरकार देगी, बाकी का जो मैकेनिज्म है पैसों को लेके वो स्टेट के ऊपर है। सर, फिर क्या ये दूसरी योजनाओं की तरह कहीं अटकेगी भटकेगी तो नहीं? क्योंकि जहां केंद्र और फिर राज्य सरकारों की बातें सामने आ जाती हैं तो फिर कहा जाता है भाई सामंजस्य ठीक नहीं बैठता है। केंद्र सरकार कितनी कोशिशें करे, जहां उनकी सरकार है वहां तो बात बन जाती है, लेकिन जो अलहदा राज्यों में दूसरी सरकारें हैं वहां पे पेच फंस जाता है। सर, इस तरह की शंका हम कर सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और केंद्र सरकार को बधाई इसलिए दूंगा कि इन्होंने इस पूरी योजना का नाम इतना आसान सा रखा है जो आम फहम शब्द हैं और लोगों में चर्चित हैं। ये नहीं कि विशुद्ध अंग्रेजी हो जाए और या विशुद्ध हिंदी में हो ताकि वो बीच में फंस जाए। तो डिजिटल भी है, कृषि भी है और मिशन भी है। तो ये अपने आप में सीधे पहुंच की बात होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं जहां रहता हूं, जज साहब का एक मकान है और जज साहब 92 साल के हैं। वो कोई चैनल देखते हो ना देखते हो, लेकिन डीडी किसान इसलिए देखते हैं या किसानों के बारे में बात इसलिए करते हैं, विभिन्न सोर्सेज से वो अपना इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन पड़ोस के इटावा में है और वहाँ उसको अभी भी मैनेज करते हैं। तो वो निश्चित रूप से ये सब जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बहुत सारा काम करते हैं। जहाँ तक बात आपकी है, तो आपने जो पूछा है उसमें क्योंकि बहुत बड़ा शेयर केंद्र सरकार का है, राज्यों का शेयर जो है वो कुछ सूचनाओं को लेकर के है, उसमें आदान प्रदान होगा और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी बाधा होगी। अब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इतना बड़ा फ्रेमवर्क बन चुका है कि इसको अब असली चुनौती राज्यों की, क्योंकि सुविधाएं और बाकी सब चीज़ें केंद्र सरकार कर रही है, राज्यों की चुनौती ये होगी कि वो ग्राउंड पे इफेक्टिव तरीके से कर सके, क्योंकि इसके पायलट इसका सक्सेसफुल हो चुका है, कई बार सक्सेसफुल हो चुका है और लोगों तक पहुंच हो। किसानों को क्या ज़रूरत होती है? किसानों को ज़रूरत होती है पैसे की, किसानों को ज़रूरत होती है बीज सामान वगैरह वगैरह की, और वो कहाँ कैसे, और अपडेशन की, खास तौर से बीमारी को लेकर के या मौसम कैसे होने जा रहा है। तो ये सब जो ज़रूरतें होंगी, अगर उनको सही समय पर पहुँच जाएंगी तो वो निश्चित रूप से उसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। और इसके फ्रेमवर्क में आने के बाद में अगर इसको सही तरीके से लागू हो गया और इसमें अगर सही तरीके
तरीके से लागू हो गया, आपको शंका लगती है सर? नहीं, मैं इसलिए ना, हाँ, अगर लगाया ना सर अगर आपने, मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि डाटाबेस बहुत बड़ा है और वो डाटाबेस जो है इसको अभी जो है प्राइवेट प्लेयर भी इसमें सामने आए। इसमें पूसा अगर होता या और कोई संस्थान बड़े होते तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं उसका, क्योंकि किसानों का क्या होता है, मान लीजिए एक परिवार में 5 किसान है और उसमें एक बेटा उनका इंजीनियर बन गया है, तो वो डाटा भी उसमें चला जाएगा, उस परिवार का डाटा होगा, तो वो किसान को सुविधा कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक कहीं आशंका करता है। अभी क्योंकि इस पे पायलट के बाद में आप उसके एग्जीक्यूशन पे किसी तरह का शक है सर कि एग्जीक्यूशन वैसा नहीं हो पाएगा जितनी एग्जीक्यूशन परफेक्शन पे हो जाए, हाँ। उसमें कानूनी या दांवपेच नहीं खेले जाएं, लोग उसको किसानों को, अब जैसे आपने कहा सरकारों का खेल है, जहां राज्य सरकारें अपनी है तो ठीक है, दूसरी सरकारें इस तरीके से कर सकती हैं किसानों को परेशान होने के लिए बड़ा स्टेक तो केंद्र सरकार का है। हाँ, तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि किसानों का वोट, अब आप वोट की राजनीति पे आ जाइए, वोट तो सबको चाहिए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारा खेल होगा। लेकिन क्योंकि डाटा है और डाटा बहुत कीमती है, ये अपने आप में इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इसको सुरक्षित रख के किसानों की हेल्प के लिए रखा जाए, ना कि उनकी व्यक्तिगत जानकारियों के लिए, तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा ये। ठीक है, कुलदीप जी मेरे साथ हैं। कुलदीप जी, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, प्रगतिशील किसान हैं, अब इस तरह की कोशिश जब कृषि को लेकर की जा रही है तो सरकार का कितना बड़ा कदम डिजिटलाइजेशन को लेके आपको दिखाई देता है? बतौर किसान आपको क्या लगता है सर? नहीं, बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। इसमें बहुत कमियां थी, किसान के पास जो चीजें नहीं पहुंच पाती थी जी, वो अब पहुंच पाएंगी। पीछे मैं एक बार फूसा में गया भी था, हाँ। उस समय कुछ किसानों को बुलाया था, तो वहाँ साइंटिस्ट वगैरह कुछ बातचीत बता रहे थे वहाँ के लिए, कोई इस प्रकार की ये दवाइयाँ इस प्रकार कार्य करेंगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ इस प्रकार की चीजें। तो मैंने उनको कहा था कि आप यहाँ बैठ करके हम 10-20 किसानों को तो बता देंगे, बिल्कुल, लेकिन हर किसान को के पास कैसे पहुंचेगी ये चीजें। तो अब ये बड़ा अच्छा रहेगा कि पढ़े लिखे लोग हैं, किसान भी ज्यादातर पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, तो वो इन चीजों को यूज करेंगे तो काफी किसान को लाभ होगा। और हर चीज को, जैसे दवाइयां आपने बताई, मौसम वगैरह के बारे में बताया जी, तो वो उस चीज का भी काफी किसान लाभ उठा पाएंगे। और जो है उस चीज का मतलब हर किसी किसान को, जैसे दवाइयां हैं, अब अगर हमें किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो अपने लाभ के लिए 1-2 रुपया जहां उसको ज्यादा बचत होगी उस दवा को वो देने का प्रयास करेगा। जब किसान को जानकारी होगी तो वो दवाई, उसी दवाई को खरीदेगा जो उसका लाभ हो सकेगा। तो ये बड़ा अच्छा सराहनीय। अब तक किसानों तक जानकारियां नहीं पहुंच पा रही थी, इतने केवीके हैं, इतने कृषि अनुसंधान हैं, किसानों को लेकर समय समय पे गोष्ठियां, शिविर, इतनी सारी चीजें होती हैं कुलदीप जी, वो फायदेमंद नहीं थी अब तक? नहीं, फायदेमंद थी, हाँ। लेकिन वो कुछ किसानों तक पहुंच पाती थी। अच्छा, कुछ जागरूक, दायरा छोटा था उसका, दायरा छोटा था। अच्छा, अब वो विशाल दायरा हो जाएगा और विस्तार उसका पूरे देश में होगा तो काफी लाभ होगा। जैसे मोदी जी ने और पहले की जो सरकारें रही हैं, तो इस तरफ किसानों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया सरकारों ने, जितना कि विशेषकर हमारा कृषि प्रधान देश है, तो जो फायदा हमारे को कृषि से हो सकता है, देश को जो ऊंचा उठाने का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जो है किसान को ऊपर उठाना बहुत ही अच्छा रहेगा, जय किसान जय जवान का नारा भी उन्होंने दिया था। तो इसी प्रकार से मोदी जी ने जो ये कार्य किया है काफी सराहनीय कदम है, और किसानों को आगे बढ़ाना, उनकी आय को दोगुनी करना, और भी कई चीजों की इसमें जरूरत है। ठीक है, और वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान तक पहुंच गया, तो वो पहुंच गया, हाँ। तो बहुत अच्छा रहेगा। सही बात है। ठीक है, प्रीति जी भी मेरे साथ हैं। तो प्रीति जी, एक बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से हमेशा की तरह, और कृषि को डिजिटलाइजेशन मोड की तरफ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाना, उसकी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाना, मैडम आपको क्या लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ा एक कदम है? क्योंकि आप खुद स्टार्टअप से कनेक्टेड हैं, कई स्टार्टअप्स को आप खुद जनरेट कर रही हैं, ये कितनी बड़ी कोशिश है सरकार की? ये सरकार की सर बहुत बड़ी कोशिश है। किसान तक जो ये इनिशिएटिव लाया गया है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप करके लाया गया है। बात हो रही है एग्री स्टैक की। एग्री स्टैक एक तरह से एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसमें हर किसान का फार्म डिजिटल शेप फाइल या डिजिटल आईडी के साथ अवेलेबल, आधार एक तरीके से, एक तरह से आधार, हाँ, खेत का आधार अवेलेबल है।
तो इस इनिशिएटिव को वाइड स्केल पे लॉन्च करने से पहले सरकार ने स्टार्टअप्स के थ्रू या वो डेटाबेस प्रिपेयर करने के थ्रू, और इनफैक्ट बिजनेस जितने भी आप रूरल लैंडिंग का बिजनेस ले लें, क्रॉप के इंश्योरेंस का बिजनेस ले लें, वो ऑलरेडी इस तरीके की टेक्निक्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो एक बिजनेस और गवर्नमेंट सेगमेंट में अगर देखा जाए, जहां पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन या यूसेज मेन स्ट्रीम है, वहां पे ऑलरेडी यूसेज में है। किसान तक लाने के लिए उसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वो डेटाबेस तैयार किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और जहां पे गवर्नमेंट को लगा कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट है, स्केलेबिलिटी है, और हमने वो जो एक होता है ना प्राइमरी फंडामेंटल डेटाबेस तैयार करना, वो कर लिया है, तब जाके सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि लेट्स लॉन्च इट, इसको अब किसान के लेवल पे लॉन्च करते हैं, जहां पे वो अपना फार्म खुद मॉनिटर कर पाए। उसको ये बेसिकली इनिशिएटिव है किसान को एम्पावर करने का, जिस हिसाब से डिजिटल पेमेंट्स हमारे बैंक्स ऑलरेडी डिजिटल हो चुके थे, डिजिटल फोन बैंकिंग वाज ऑलरेडी देयर, बट यूपीआई हमारे को लगा ये ओवरनाइट आ गया पूरा, पेटीएम ओवरनाइट आ गया, बट ये टेक्निकल इंटरवेंशन ओवरनाइट नहीं होता सर। जब सरकार का इनिशिएटिव जब लॉन्च होता है, उससे पहले कम से कम ऑलमोस्ट 8-10 साल का उसमें वर्क जा चुका है। सो आज की डेट में अगर हम देखें, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, आप रोबोट्स ले लें, आप ड्रोन्स ले लें, पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से इन पे काम हो रहा है। जब हमारे को लगा कि हाँ हमने 160 मिलियन हेक्टेयर्स को पूरा डिजिटाइज कर दिया, वो रोबस्ट डिजिटल डेटाबेस हमारे पास तैयार है और वो स्केलेबिलिटी है हमारी। डेवलप करना एक अलग बात, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ आम मासिस का अटैच होना अलग बात। हाँ जी। क्या ये आंकड़े बताते हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया गया है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ लोग भी जुड़ रहे हैं, खासकर किसान? सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल है क्रॉप इंश्योरेंस का। क्रॉप इंश्योरेंस ले सर, 50% ऑलरेडी किसान की क्रॉप इंश्योरेंस ले रहा है, जिसका केसीसी बना हुआ है, जिस किसान ने लोन लिया हुआ है अपने खेत पे, अपनी फसल पे, उसको फसल का बीमा कराना जरूरी है। तो उसको तकनीक भी समझ आती है कि उसका बीमा जब क्रॉप का होता है, क्या उसमें एल्गोरिथम जाती है, कौन सी टेक्नोलॉजी जाती है, सो किसान अवेयर है ऑलरेडी। आई थिंक जो हमारा लास्ट डिस्कशन था वो भी यही था। तो एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेसेस के तहत। क्रॉप से पहले तो सॉइल को समझना पड़ेगा ना मैडम। क्रॉप तो बात की बात है, पहले सॉइल प्रोफाइल को समझा दीजिए आप, तब क्रॉप समझेगा किसान। बेसिक चीज तो समझनी होगी, मैं वही कह रहा हूं। क्या उस एल्गोरिदम को क्रैक कर पाया किसान? जिस एल्गोरिदम की बात हम करते हैं, पॉलिसीज के जरिए सरकार कर रही है, उसका क्रैक होना जरूरी है मैडम। बिल्कुल सर, आपने जैसा हमारा लास्ट टाइम ये डिस्कशन था, एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी कंपनीज बनाती हैं, किसान को जो फर्स्ट एंड पे दिखता है, जो उसको दिखता है, जैसे उसका खेत डिजिटल अवेलेबल है, उसको बस एक डिजिटल आईडी, अपने एक शेप फाइल होती है, एक पिक्चर लेके उसको अपलोड कर देनी है। बैक एंड पे जो एल्गोरिथम सिस्टम की चलती है, उसको पूरी सॉइल का एनालिसिस से लेकर डेटा का ही तो सवाल है, कितनी पिक्चर्स अपलोड कर लेंगे आप? सर डेटा हमारा बहुत स्केलेबल है। गवर्नमेंट ने अगर 3000 करोड़ का ये बजट निकाला है, एनआईसी के डेटा सेंटर से लेकर स्टार्टअप का जो रोबस्ट इकोसिस्टम वो सरकार ने ही एक तरह से एस्टेब्लिश किया है। आरकेवीवाई की फंडिंग होती है, सो हम खुद आरकेवीवाई द्वारा फंडेड हैं, और 1 साल का एक इंटेंसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम चलता है IARI, पूसा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो आई बिलीव 8 से 10 साल का जो एक थिंक टैंक लगता है, या तो वो डिजिटल डेटाबेस या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराने के लिए, वो अपने आप में फेल प्रूफ हो चुका है सर, और डेटाबेस हमारा रोबस्ट है, स्केलेबल है। आई कैन स्पीक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मैं टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट बैकग्राउंड से आती हूँ, और हमने ट्रायल्स करे हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज को सोल्यूशन दिए हैं वर्ल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के, तो वो काम करते हैं, और फार्मर के लिए भी बहुत स्केलेबल है। और बहुत ही फॉर्चुनेट फेज है ये हमारा, जहाँ पे फार्मर को इनेबल किया जा रहा है अल्टीमेटली वो स्केलेबिलिटी बिल्ड करके। सो यस, वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी, जो सरकार ने कैपेसिटी बिल्ड करी है स्टार्टअप्स के माध्यम से। और सरकार का सबसे जो एक बहुत ही अप्रिशिएटिव एफर्ट यहाँ पे वो रहा है, वो ये रहा है, आरकेवीवाई या कोई भी स्टार्टअप सपोर्ट की स्कीम के तहत जो सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट करती है, उसको वो मेन स्ट्रीम किसी भी पॉलिसी इंटरवेंशन में या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में इक्वली पार्टिसिपेट कराने की अपॉर्चुनिटी देती है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स ने काम किया है सर। सो आई थिंक वी आर देयर। ठीक है, तो ये चर्चा का आगाज है, और धीरे धीरे हम एंगल पे बातचीत आज करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही ये समझेंगे कि इस डिजिटल कृषि मिशन के कितने पार्ट्स हैं।
सॉइल प्रोफाइल की बात की हमने और दूसरी आईडीज की भी हमने बात की, लेकिन क्या ये वाकई उतने बड़े पैमाने पे निखरता हुआ, कसौटी पे जचता हुआ, फिट होता हुआ नजर आएगा जितनी उम्मीद की जा रही है? चर्चा ब्रेक की उस पर रहिएगा मेरे साथ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सिन। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में हम बात कर रहे हैं डिजिटल कृषि मिशन की। चर्चा का एक पड़ाव हम पार कर चुके हैं, लेकिन अब अहम पड़ाव में, अब इसकी शाखाओं पे धीरे धीरे जाएंगे, समझेंगे कि डिजिटल कृषि मिशन कैसे बढ़ेगा आगे। हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, डॉक्टर योगेंद्र, जो लगातार समझा रहे हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र, जिसके हालांकि थोड़ी सी झलक आपने ब्रेक से पहले दी थी कि देखिए एक तो एग्रीस्टेक है, एक कृषि डिसीजन है, एक सॉइल प्रोफाइल है, एक सपोर्ट सिस्टम है। जहां तक मैं समझ पाया हूं ये 3-4 चीजें हैं जो मिलकर इस पूरे डिजिटल कृषि मिशन को आगे बढ़ाएंगी। सर लेकिन समझाना सर आप ही को, मेरे व्यूअर्स को एक एक करके बताइए सारी चीजें एक्चुअली में काम कैसे करेंगी। जो एग्रीस्टेक से शुरू करते हैं सर। जो डिजिटल कृषि मिशन है उसमें फर्स्ट जो होता है हमारा एग्रीस्टेक है। ओके। उसमें 3 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है किसान रजिस्ट्री, दूसरा होता है भू संदर्भित या मानचित्र का वो करना, तीसरा फसल जो बोई गई है उसकी रजिस्ट्री। किसान रजिस्ट्री में जो हमारा डेटा होता है किसानों के पास जी, जो हमारे द्वारा या जो जमीन की या मिट्टी, सॉइल, सारे डेटा जो है किसान रजिस्ट्री में उनका वो दर्ज होता है। ये एग्रीस्टेक है। हाँ, एग्रीस्टेक में ही है। ठीक है। दूसरा है संदर्भ, जिस गांव का, विलेज का मानचित्र जो है वो भी उसमें हम पूरा करके लेते हैं। अच्छा। जिससे हमें उस गांव की पूरी वास्तविक स्थिति की पता चल जाती है कि कहाँ कौन सी फसल लगी हुई है, क्या लेना है डाटा, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कौन सी सॉइल है, इस तरह की चीजें हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा है फसल बोई, जो हमारी फसल है उसकी रजिस्ट्री। रजिस्ट्री की मीनिंग ये है कि वहाँ पे उनकी, जब उनकी हम कटाई के पास जाते हैं हार्वेस्टिंग टाइम पे, तो उनका क्या उचित समय पे कटाई हो जा रही, उसका उचित मूल्य उनको उस जगह पे मिल जाता है। हमारा ये है एग्रीस्टेक। दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में ये है कि हमारा सॉइल प्रोफाइल का जो, जैसे हमारे कंट्री में 142 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है एग्रीकल्चर के, जिसमें अभी तक हमारा 29 मिलियन हेक्टेयर का डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। अच्छा। अभी तक। और इसका जो है डिजिटल माध्यम से हम सॉइल के, जो अभी चर्चा हो रही थी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारा बन रहा है केवीके के माध्यम से, कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनके थ्रू जो है ये सारे सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उनके द्वारा भी हम वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरा जो हमारा मिशन है, लक्ष्य है, लक्ष्य है कि हमारा लगभग 11 करोड़ किसानों को डिजिटल डाटा कंप्लीट प्रोवाइड करना है, जिसमें 24-25 में 6 करोड़ किसानों का, अच्छा। 25-26 में हम 3 करोड़ का और 26-27 में हम 2 करोड़ का, इस तरह टोटल जो है डिजिटल आईडी जो बनाएंगे, किसान आईडी, 11 करोड़ किसानों का हम आईडी तैयार कर लेंगे। तो सर इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले कितने समय पहले काम करना शुरू कर दिया जाता है? ये सरकार का, ये अगर पहले से ही सरकार इस पे अपना लगभग 7-8 साल पहले से ही इस पे काम हो रहा होगा, तब जाके ये सही मायने में जब अब लॉन्च हुआ है यह तभी सफल हो पाएगा। अगर पहले से काम कंप्लीट ना रहे, अचानक कोई चीज आएगी तो वह सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। सर ये मैकेनिज्म थोड़ा समझाइए ना, कैसे, मतलब उसकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आप पे देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन
ड्रोन सर्वे के चल रहा है कि कहीं पे बीमारी आ रही थी, जैसे 2019 में एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि एक टिड्डी दल का अटैक हुआ, उस समय 2000 ड्रोन के द्वारा जो है हम स्प्रे करके पूरा टिड्डी को हम समाप्त कर पाए। ये एक हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इस तरह धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप रिमोट सेंसिंग अदर उससे जो है हम सब काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर वही बात होती है ना, बार बार हम कहते हैं किसान की आय को बढ़ाना है। डिजिटल होके डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए किसान की आय कैसे बढ़ेगी? किसानों की आय हमारी सरकार की एक ये है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। दुगनी करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के अब नई टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है टेक्नोलॉजी उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। उसको हम अगर हम ट्रेडिशनल माध्यम से ले जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। और अब हर चीज देखें, बैंकिंग सेक्टर से लेके हर चीज डिजिटल हो रहा है, तो एग्रीकल्चर को भी डिजिटल माध्यम से ही आगे ले जाएंगे, तभी हमारा ये जो है आय जो है दुगना करने में हमें सफल हो पाएंगे। लेकिन कई बार सर जो चीजें चली आ रही होती हैं उससे दूसरी चीज पे शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा विश्वास भी नहीं होता है सर शुरू में। तो हम परंपरागत चीजों से अगर एक एवरेज मुनाफा कमा रहे हैं, नए वाली चीज का हम रिस्क क्यों लें? क्या वो विश्वास हम डेवलप कर पा रहे हैं किसानों में? हाँ, परंपरागत चीजें हम पालन करें, लेकिन परंपरागत के साथ अब जो है हमें डिजिटल माध्यम से जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समझाएंगे कैसे? मैं ये कह रहा हूं जैसे बताते रहे हैं कि आपको हमें स्प्रे मैनुअल स्प्रे करना है 1 एकड़ में तो कम से कम 4 घंटे लग रहा है, एक आदमी एक लेबर काम कर रहा है। अगर ड्रोन से हम कर रहे हैं 1 एकड़ हम आधे घंटे के अंदर हम एक स्प्रे जो है हम कर सकते हैं स्प्रे। तो ये किसानों को कहीं भी कितना ही स्प्रे होगा फिर तो ड्रोन से? नहीं, ड्रोन से स्प्रे करने के तो यही फायदे, कम समय में हम ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं, किस हिस्से पे कितना स्प्रे होगा ये कैसे? हाँ नहीं, वो डिजिटल माध्यम हम कंट्रोल करने को हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मैं उसको कितना करना है कितना हाथ से करूंगा तो फिर भी मुझे एक अंदाजा है, लेकिन ड्रोन से करेंगे तो अंदाजा आता है? हाँ, वो होता है। जो नीचे से उसको माने पायलट अभी ड्रोन पायलट जो उनको दिया गया है प्रशिक्षण, उनको है तब कितना कहाँ पे किस रूप में स्प्रे करना है उनको है आइडिया। ठीक है, तो कुल मिला के किसानों को फायदा पहुंचाना है और यही सरकार की कोशिश है और वो कोशिश साकार होती हुई नजर भी आ रही है। अवधेश जी भी मेरे साथ है। अवधेश जी से डॉक्टर योगेंद्र कह रहे थे कि भाई देखिए, अगर आज बैठ के हम डिजिटल कृषि मिशन की रूपरेखा पे बात कर रहे हैं, उस योजना पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 7 साल पहले सरकार ने सोचना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। सर ये बताता है ना कि मोदी सरकार का विजन कितनी दूर तक है। जो इल्जामों की फेरिस्त कई बार कुछ लोग लगा देते हैं उसको ये धराशायी कर देता है। ये बता रहा है कि भाई सरकार का विजन आजकल का नहीं है, लंबा है। तभी हम कहते हैं कि हर विजन में 2047 की झलक दिखती है, तो कई बार लोग हंसते हैं इस पे। देखिए, जहाँ तक विजन की बात है तो विजनरी ये सरकार है और रही है और इसने अपने आप को साबित किया। आरोप लगाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आरोप के पीछे भी कुछ थोड़ी बहुत बातें होती हैं जिसकी वजह से आरोप लगाए जाते हैं। विरोध करने के लिए विरोध थोड़ी करना है सर हमेशा। देखिए, उनका काम ही यही है। दूसरा ये कि उनको इसलिए उनको हाथों हाथ सरसों उगाना, अब किसानों की बात हो रही तो उसी तरीके की बात करूंगा मैं। हाथों हाथ सरसों उगाने से काम नहीं चलेगा। किसानों की जो दुर्दशा है उसको जो ठीक करने का क्रम है, कई सालों के गड्ढे हैं ना सर, कई सालों के गड्ढे धीरे धीरे भरेंगे। हाँ, धीरे धीरे गड्ढे बढ़ेंगे। और गड्ढे ही नहीं है, वो समतल थे 10 मंजिला नीचे है। अब समतल थे 10 मंजिल ऊपर लाने में, समतल लाने में और फिर ऊपर बढ़ाने में एक लंबा टाइम लगता है। इसको आसान शब्दों में इस तरीके से समझा जा सकता है डिजिटल मिशन को, कि जैसे पहले हम 100 रुपए जमा करने थे या 100 रुपए निकालने होते थे किसानों को, तो बेचारा वो दूर तक दौड़ते दौड़ते 3 घंटे 2 घंटे साइकिल चला करके जाता था और निकाल के लेके आता था। आज वो तो नहीं है। आज तो आपको अगर धड़ से पेमेंट करना है यूपीआई से, तो आपने धड़ से पेमेंट कर दिया, तो वो डिजिटल पेमेंट करना उतना ही आसान हो गया। इसी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को समझना किसानों के बारे में, जैसे ड्रोन दीदी का काम है। आप पैरेलल एक शब्द हम लोग बहुत सुन रहे हैं, ड्रोन दीदी 3 करोड़ ड्रोन दीदी तैयार की जाएंगी। तो ड्रोन दीदी तैयार करेंगी तो करेगी क्या? ये इसी तरीके के कामों में लगेंगे किसानों के। और लखपति दीदी है सर, लखपति दीदी। हाँ, ड्रोन दीदी, लक्ष्मती दीदी वही है वो। तो उनको वो ड्रोन दीदी जो होंगी वो इसी तरीके के काम करेंगी। ये काम भी उनके हिस्से में आएगा और भी काम आएंगे। सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या होती है, उनको बैंकों से पैसा लेना होता है, उनको सप्लाई कहाँ करनी है, वहाँ कहाँ क्या उपजाना है, कहाँ नहीं। अब जैसे इस समय बताऊं, थोड़ी सी बात समझने वाली है। हरियाणा में सूखा रहता है, पानी पता नहीं कितने फीट नीचे है, लेकिन साहब उगेगा चावल ही आपका। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा थोड़ा सा हो जाता है। उसी तरीके से जबकि आप बिहार में चावल खूब करिए,
पानी खूब भयंकर है, बढ़िया है, अच्छा है, आप वहां ज्यादा उगाइए। असल में अभी भी किसानों को ये तैयार होना पड़ेगा कि अगर उन्हें ज्यादा फायदा पाना है तो उसके जो वैकल्पिक इंतजाम है उसमें भी जाना होगा। तो वो बताएंगे कि पानी यहाँ ज्यादा अच्छा है, ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, सरकार भी आपको यहाँ ये करने के लिए ज्यादा अच्छा व्यवस्था दे रही है, ज्यादा अच्छा उसकी फसल का दाम दे रही है। तो वो लगातार जो सूचनाएं आएंगी, आप उस सूचनाओं को जब सामूहिक रूप से दिया जाने लगेगा और लोगों को समझ में आएगा कि तो इससे बहुत बड़ा तो फायदा अभी किसान तैयार नहीं हो रहे हैं इस बदलाव के लिए सर, जो आप कह रहे हैं? एक वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े वर्ग तैयार हो गए हैं। कई जगह नए बच्चे जो नए पढ़े लिखे छात्र हैं, आईआईटी एमबीए करने के बाद मैं कई आईआईटीएंस को जानता हूं जो उड़ीसा में, बिहार में काम कर रहे हैं इसके लिए, क्या फसलों के लिए करके। आप उनकी छोटी छोटी जोत है, छोटी छोटी जोत होने के बाद में वो ऐसी कृषि उत्पाद करा रहे हैं पैदा उनसे, जिसमें उनको फायदा हो रहा है और वो एक बड़े लेवल पर अच्छा सामान, एक जो उसका वर्ग है उसको तक पहुंचा रहे हैं। उसमें किसानों को भी फायदा हो रहा है, आम आदमी को भी फायदा हो रहा है, सेहत के लिहाज से भी चीजें ठीक हो रही हैं। आज जो जैविक उत्पादन की बात की जा रही है उसमें ये लोग अद्भुत काम कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं अभी आ रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ जाएंगी, हमें कब कहाँ, अब जैसे अभी इसी मिशन से, डिजिटल मिशन से पता लग जाएगा कि कब खेती में क्या यहाँ पानी आने वाला है, कब मौसम की क्या दिक्कत होने वाली है। ये नहीं है पहले जैसे होता था, अरे अब तो मई जून में पानी बरसेगा, पानी तो कभी बरस सकता है। उसकी अगर चेतावनियां हैं हमारे सामने तो हम बहुत सारी सतर्कता बरत सकते हैं, किसानों के सामने बहुत सारी सुविधाएं होंगी कि हम ये कर सकते हैं और हमें ऐसा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अब भरोसा करना सबसे बड़ी बात है, भरोसा करना। जो संस्थाएं इसमें लगेंगी, जो सरकार लगेगी, जो मशीनरी लगेगी, वो कितना बड़ा काम करती है। मैं बतौर पत्रकार मैं अपनी आशंकाओं को भी जानता हूं, क्योंकि अगर मगर तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं, सब चीजें ऐसे सफल नहीं हो जाती। कृषि कानून लाए गए थे, बहुत अच्छे कानून थे, लेकिन अगर समझा दिया गया लोगों को कि नहीं अच्छा नहीं है तो वापस लेना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। अब इसके लिए ये जो काम है इसमें एक तरफा बात नहीं हो रही है, इसमें किसानों की सामूहिकता हो रही है, उनकी भागीदारी पहले से बढ़ाई जा रही है। किसानों पर कोई बोझ नहीं लादा जा रहा है, किसानों को कोई बाध्यता नहीं है, वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे, सॉइल टेस्टिंग होना है, बहुत सारा जो और जुड़ा हुआ चीजें हैं उनकी खेती किसानी की, वो उनको सब मिल जाएंगी अगर वो चाहेंगे। और सरकार या सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें सरकारी एजेंसियों को बहुत सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा दिए जा रहा है, जिनसे काम कराया जाएगा, वो कितनी ईमानदारी से काम करेंगी, ये काम है मेरा। लेकिन सर कई तरह के जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई देते हैं, जब प्राइवेट प्लेयर शामिल हो जाते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, वो चीजें सर मैंने देखी है, वो भी देखी है और आपने, बिल्कुल कि वो जब चीजें मिल जाती हैं तो तस्वीर कुछ और होती है। बिल्कुल सर, वो भी एक बड़ी चुनौती है केस में। बिल्कुल सही है, यही चुनौती भी है और यही फायदा भी है। चुनौती फायदा इस तरीके से है कि अगर वो एक्टिवली काम करती है और सरकार की नज़र लगातार रहती है, उनके ऊपर बहुत सारे राइडर होते हैं, तो वो काम सही होता है। लेकिन अगर आप खुला छोड़ देंगे और पैसा दे दिया तो फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, डाटा बहुत बड़ा है और किसानों को लेकर के हमारे पास में बहुत ही संवेदनशीलता से काम करना होगा, क्योंकि किसान एक सूचना पर, एक गलत बात से बहुत भड़क सकते हैं। तो ये एक संवेदनशीलता पर एक लगातार सरकारी मशीनरी को, आप ऐसे अफसरों को उनकी सेवा भी करनी है, आप अपना मिशन भी मानना, जैसे इसमें मिशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, सरकार को उसी मिशन के साथ, उसके अधिकारियों को उसी मिशन के साथ काम करना होगा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये एक समाज का काम है, बड़ा काम है, जिससे देश बहुत आगे जा सकता है। और अब ये किसान की जो दूसरी क्रांति जिसे हम कह रहे हैं, उस दिशा में हम जब काम कर रहे हैं तो इसके लिए एक एक इंडिविजुअल का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं, किसान है, और वो अच्छे से समझा पाएंगे कि असल में किसान इस तरह की कोशिशों के साथ खुद को कितना अटैच पाता है। सर, इतनी सारी जब कोशिशें हैं तो आपको लगता है कि किसान इतना स्किल्ड है कि वो ऑनलाइन मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा, अच्छे से यकीन कर पाएगा जो सरकार चाहती है इस तरह के मिशन के जरिए? कुलदीप जी। हाँ, इसमें
जरूरत है वैसे किसान को भी बहुत जागरूक होने की। हाँ उसको भी जागरूक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं जी, शुरू में रासायनिक खाद आए। जब मैं छोटा था उस समय रासायनिक खाद आए, किसान खाद होता था गोली वाला, तो उसको हम बहुत कम यूज करते थे। केवल मतलब गोबर का खाद आदि यूज करके ही अपनी कृषि उसको बढ़ाना का प्रयास करते थे। उसके बाद यूरिया, डीएपी वगैरह और दवाइयाँ वगैरह धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो किसान के साथ लागत भी बढ़ती चली गई। तो हम जहाँ कम खर्चे में और ज़्यादा उत्पाद करने का प्रयास करते थे, वहाँ अब जो है ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा हो गया और उत्पाद भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें वापस एक ऑर्गेनिक और जैविक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए भी, और एक शरीर के लिए नुकसानदायक भी है सभी के उसके लिए जी। तो पीछे वैसे सरकारें कोशिश तो कर रही हैं कई साल से, जमीनों के जो सैंपल वगैरह हमारे वहाँ से भी उठाए, कई सालों से लगातार उठा रहे हैं। अब वो रिकॉर्ड कितना बना रहे हैं इस चीज़ का तो सरकार जाने, कहाँ पर रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं या अच्छा नहीं। कुलदीप जी, आप दो बातें कह रहे हैं। एक, किसान के लिए सरकार गंभीर है और लगातार सरकार किसानों के लिए कोशिश कर रही है, और दूसरी बात यह कि सरकार के हिसाब से किसान जागरूक नहीं हो पा रहे। तो सर क्या वजह लगती है कुलदीप जी आपको, किसान क्यों जागरूक नहीं हो पा रहे, क्यों वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि भाई हमारे ही हित की बात की जा रही है? क्या एक चीज जो चली आ रही है उससे दूसरी चीज में शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय और देना होगा किसानों को? समय लगता है उसके लिए, क्योंकि उसी समय में जो मैंने बताया पीछे कि खाद हमने बहुत समय के बाद यूज किया, नए बीज बहुत समय के बाद हमने, जौनती टटेसर हमारा गांव है, तो वहां पर नए बीज हमने उगाए। जब हमारे पिताजी या बड़े लोग थे, उन्होंने जो है 2-2 किलो 5-5 किलो बीज लेकर के और थोड़े थोड़े एरिया में उगा करके, और उन्होंने खूब जो है उसको बिक्री की भी किया और वहाँ पैसा भी, उस चीज़ का लाभ भी उठाया। लेकिन आज जो है वो चीज़ें, जो खाद वगैरह थे, नए बीज भी हम दोबारा वहीं लौट करके आ रहे हैं कि हम दोबारा जैविक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए। लेकिन सरकार को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट की या जैसे भी उसके पास जाने की, या दूरदर्शन की, उसके लिए बहुत ज़्यादा दूरदर्शन का बहुत बड़ा जो है सहयोग रहेगा इस मामले में। तो बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, जो कि जब किसान उसकी तरफ बढ़ पाए। ठीक है सर, आप तो 24 आ रहा हूँ सर। कुलदीप जी आपके पास आऊंगा, वैसे आपको जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़िए सर। अवधेश जी क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इसमें जुड़े हुए हैं और हम इस काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं जी। जैविक खेती का रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता है जी, और वो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या रही है कि किसानों का उत्पाद जो है वो कम हो जाता है उसमें। इससे ये उस संकट से, वो उस मना स्थिति से कैसे अपने आप को उबारेंगे, जब वो एक मान लीजिए छोटा सवाल भूल जाएंगे, इतना लंबा सवाल नहीं सर अगर प्राकृतिक खेती क्यों मुनाफे का सौदा नहीं है सर? सीधा सा सवाल। वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास हमने पशुधन का वो रखना कम कर दिया घरों में। पशु के लिए भी हमें नस्ल सुधार का कार्यक्रम सरकारों ने चलाना चाहिए जी, तो वो भी हमने नहीं किया। बहुत लंबे समय से गायें, जो हमारी देसी गायें रही हैं, वो आज हमने रखनी छोड़ दी घरों में। 2-2 किलो दूध देती हैं, वो थोड़े दिनों तक दूध देती, हमने रखनी छोड़ दी। हमने वैसी गायें रखनी शुरू कर दी जो हॉस्टन वगैरह दूसरी तरह नस्लों की गायें हैं, जिनका कोई लाभ नहीं, ज्यादा दूध का कोई पौष्टिकता नहीं उनके अंदर। तो उसमें नस्ल सुधार का कार्यक्रम हमें बहुत, हमारे ऋषियों ने, महर्षि दयानंद ने जो है बहुत पहले उन्होंने गो कृष्णी सभा जो है वो बनाई। तो गौ और कृषि का आपस में मेल रहा है, मुख्यतः पशुधन भी रखना हमने बहुत जरूरी है, और किसानों को और सरकार को मिलकर के उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती से एक बार फिर लौटते हैं डिजिटल कृषि मिशन की तरफ। प्रीति जी मेरे साथ है। प्रीति जी 1 ही मिनट बचा है, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है असल में। लेकिन प्रीति जी 6 स्टेट्स पे ट्रायल हुआ, जिसमें इंक्लूडिंग यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब सम्मिलित है। लेकिन इन 6 स्टेट के ट्रायल के रिजल्ट के बाद हम पूरे देश के लिए इसे सोच लें, एप्रोप्रिएट है मैम? सो आई थिंक जिन स्टेट्स में ट्रायल हुआ है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो ये स्टैटिस्टिकल जो सिलेक्शन रहा है गवर्नमेंट का कि यही 6 स्टेट्स की, सो जो नेशनल पूरा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ले लें आप, पल्सेस का प्रोडक्शन या बाकी सारा फूड का प्रोडक्शन इन 6 स्टेट से ऑलमोस्ट 80% आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 80-20 का रूल यहाँ पे लगता है।
सो अगर 6 स्टेट्स में सक्सेसफुल हो गया विच आर जो कंट्रीब्यूट कर रही है 80% प्रोडक्शन के लिए, सो बाय डिफॉल्ट इट्स अ सैम्पलिंग साइज और 160 मिलियन हेक्टेयर्स बहुत एक लंबा कल्टीवेबल लैंड है जो हम लोग करते हैं। सो आई थिंक वो बिल्कुल लेकिन मैम कई स्टेट्स की जो भौगोलिक स्थितियां हैं बहुत अलग हैं। आप यूपी को उत्तराखंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यूपी के बड़े बड़े खेत और उत्तराखंड के छोटे छोटे घुमावदार सीढ़ियों वाले खेत, बहुत फर्क है मैम उसमें। तो इसीलिए वो इतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद, वो एक बैंडविड्थ क्रिएट करने के बाद और टेक्नोलॉजी में वो मॉडरेशंस के बाद, अभी जो अभी थोड़ा सा पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था कि डिजिटल डेटाबेस, उसमें क्या क्लैरिटी रहेगी, कितनी एक्यूरेसी रहेगी। सो गवर्नमेंट के जो फ्रेमवर्क्स हैं, किसी भी स्कीम को ले लें या आप खेत के डिजिटाइजेशन को ही ले लें, ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। मैं स्टार्टअप हूँ, हम उस कमिटी उस एक पोर्टफोलियो का पार्ट है जहां पे हम उस इवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं। हमारे को कंप्लायंस, जो एक लाइसेंसिंग कह लें, आप कंप्लायंस कह लें, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। वो फ्रेमवर्क से टेक्नोलॉजी स्टैक कंप्लायंट होना चाहिए। रेजोल्यूशन कितना यूज करना है, सैटेलाइट कौन सा डेटा यूज करना है, क्या मेथोडोलॉजी यूज करनी है, एक एक चीज के सर फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, प्रोसेस बने हुए हैं। तो डेटाबेस हमारा बहुत क्लीन है, बहुत स्केलेबल है, बहुत रोबस्ट है। ये मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्राइवेट प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जहां पे गवर्नमेंट का भी प्राइवेट प्लेयर की इंपॉर्टेंस में समझूंगा मैम। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, इसी पे मैं आपसे ब्रेक के उस पर बात करूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं सच के साथ, और आज बात डिजिटल कृषि मिशन की। 2 पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन अगले पड़ाव को देखना बहुत जरूरी है। बात सोल्यूशन की होगी और कब तक पूरी तरीके से पूरा किसान कृषि मिशन से जुड़ जाएगा, डिजिटल कृषि मिशन से जुड़ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेक के उस पर इसका जवाब रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच में के साथ के इस कार्यक्रम में बात हो रही है डिजिटल कृषि मिशन की। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए। डॉक्टर योगेंद्र मेरे साथ हैं। डॉक्टर योगेंद्र, 2817 करोड़ का एक डेटा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमको बताया, जो बजट के तौर पे एलोकेट किया गया इस पूरे मिशन के लिए। सर, ये बजट इस मिशन के लिए काफी है या ये शुरुआती बजट है, अभी इसको धीरे धीरे बढ़ाया भी जा सकता है? क्या कोई फिगर हम अभी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं इस ओर? अभी जो सरकार की जिस दिन लॉन्च की है उस दिन 2817 करोड़ का ये बजट है, अभी चर्चा हो रही थी, जिसमें 1940 करोड़ केंद्र सरकार का, बाकी राज्य का है। आपने अभी चर्चा किया था कि उसमें कितने स्टेट से एग्री करेंगे कि नहीं, उसमें 19 स्टेट जो हैं, 19 स्टेट के हमारे केंद्र सरकार के साइन हो चुके हैं MOU, और बाकी स्टेट से भी उस पर एग्री हैं। ये 19 स्टेट कौन से वाले हैं जो सेम है, केंद्र और राज्य? नहीं, ऐसा नहीं है, केंद्र और उनका सेम नहीं है, अदर भी स्टेट है, ऐसा नहीं है क्योंकि किसानों का जो मामला है, ये किसानों के लिए सभी देश के सभी राज्य सहमत हैं, क्योंकि ये डिजिटल माध्यम से वो करना है, इसमें किसी का कोई राजनीति नहीं है, इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए। जी कह रहे थे वोट सबको चाहिए। नहीं, वोट चाहिए, वोट का राजनीति यहाँ नहीं है, यहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी, किसानों को नई टेक्नोलॉजी समय पे जल्दी और अच्छी टेक्नोलॉजी उनको अगर मिल रही है तो कोई राज्य इसका विरोध नहीं कर रहा है। 19 स्टेट अभी करंट में, अभी 10 दिन के अंदर जो अभी हुआ है, इस पे एग्री है।
लेकिन यहां से आगे सहमति से बढ़ते हुए इसको पूरे फुल फ्लेज तौर पे हम कब तक देख पाएंगे? अभी जो है इस समय, इस साल जो है 24-25 में 400 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। 25-26 में जो 400 डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, 400 डिस्ट्रिक्ट में। कितने स्टेट्स के? 19 स्टेट में एग्री हैं, लेकिन पूरे देश में 400 डिस्ट्रिक्ट का है। और नेक्स्ट उसमें जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा ये डिजिटल माध्यम। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है सर? कैसे मतलब ये पूरा फिगर आउट किया जाता है कि इस तरीके से हम बढ़ाएंगे? स्टेट कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? इसका पूरा जो मैकेनिज्म है, जो इसकी पूरी प्रक्रिया, वो क्या एग्जैक्ट? नहीं, जो जब कोई डिजिटल माध्यम से हम कोई चीज ला रहे हैं तो उसमें हर स्टेट का एग्रीकल्चर का जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर राज्य का विषय होता है, वहां की सरकार जो है, चाहे जिसकी सरकार हो, वो केंद्र उससे वार्ता करके उसके माध्यम से दोनों की सहमति से इस तरह की चीजें, टेक्नोलॉजी को हम जो डिजिटल माध्यम से हम लॉन्च करते हैं। लेकिन एक चीज मैं ईमानदारी से जानना चाहूंगा सर, सरकार की जो नीतियां हैं उसमें किसी तरह का कोई शक शुबा किसी को नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नीचे की लेयर है, जो ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारी लेवल है, वहां पे कई बार ढील हो जाती है, या वो उस विजन को नहीं समझ पाते तो क्लियर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है? जैसे अवधेश जी भी कह रहे थे, वो एग्जीक्यूशन में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी इसके लिए किसान, ये सवाल थोड़ा टफ हो गया सर, आपसे मुझे नहीं पूछना चाहिए था ये। नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सारे लोग सहमत हैं, और इसमें थोड़ी बहुत अगर कोई जो कमियां होगी आगे इंप्रूवमेंट करके हम जो है देश के लिए अपना हम लाएंगे। ठीक है अवधेश जी, ये कितना डिप्लोमेटिक आंसर है सर का? सो घनश्याम जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। सो आई थिंक प्रोफेसर साहब ने जो भी कहा कि सब कोई अलाइंड रहता है, ये इनका कहना बिल्कुल सही है, इनका कथन। बिकॉज हम लोग IARI पूसा द्वारा, जो हम लोग RKVY की फंडिंग है या इंक्यूबेशन है, जो मेंटोरिंग आई है, वो पूसा द्वारा आई है। जी। तो एक लेयर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की होती है, और प्रोसेसेस बहुत एफिशिएंट हैं। सो आई थिंक बहुत नीट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। सो किसानों को भी जब DSS जाएगा, जो एग्री स्टैक है, तो उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ट्रांसपेरेंट रखने के जो मेजर्स हैं। DSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मैं मुझे तो एकदम लेमैन की तरह समझ रहा हूं अपने शो में। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम इस तरीके से मान सकते हैं सर, जैसे आप अपना मोबाइल बैंकिंग खोलते हैं, उसमें एक मेन्यू खुल के आ जाता है, या आज की डेट में तो हम लोग आपको ट्रैवल टिकट करने हैं तो आपने मेक माई ट्रिप खोल लिया, उसमें सब कुछ एक बटन्स पे आ जाते हैं, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। किसानों का देखा जाए तो YouTube ले लीजिए, YouTube में अगर उसको कोई पर्टिकुलर खेती के बारे में जानना है तो वो सर्च बटन पे जाता है। बिल्कुल यही होगा, एक वेबसाइट की तरह खुल के एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसान के सामने आ जाएगा, उसको बस सर्च बटन पे क्लिक करना है, अपना सवाल डाल देना है। ये कौन बताएगा किसान को क्या आपका DSS सिस्टम है, ये कौन बताएगा? जो अवेयरनेस क्रिएट करने की बात हो रही थी, और ये हमारा पहले भी इस पे बहुत डिस्कशन सरकार के साथ भी रहा है, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जिसका एक लास्ट माइल आउटरीच है किसान तक, जिसकी रीच है, तो जो हमारा KVKs का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम कोऑपरेटिव्स का है, जैसे अगर आप देखें सर, ऑलरेडी फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर या जो क्रॉप पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा हैं, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स और FPOs के थ्रू ही होता है। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं एक जो एक सामूहिक, एक जो ऑर्गेनाइजेशन किसान की बनी हुई है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन पे वो रिलाय करते हैं। आई थिंक एक सेंट्रल सिस्टम हमारे को, जो एक रिप्रेजेंटेशन है उस किसान के ऑर्गेनाइजेशन का या समूह का, मान लिया वो कोऑपरेटिव है, सबसे पहले आप कोई भी कोऑपरेटिव्स ले लीजिए, इधर वेस्ट यूपी में चले जाइए, गन्ने की बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट या बहुत ही प्रेवलेंट कोऑपरेटिव्स हैं, पूरा DAP का डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स के थ्रू होता है। सरकार को सबसे पहले डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उन कोऑपरेटिव्स में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। किसान का वहां पे आना जाना रहता ही है, बहुत रेगुलर रहता है, क्योंकि उसको अपना DAP वहीं से खरीदना है, शुगर मिल्स में लगा दें, तो वहां पे जब उसको एक अवेयरनेस, आई थिंक वो एक अच्छा मीडियम, एक बहुत अच्छा चैनल हो सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने का। क्योंकि कुलदीप जी हमारे साथ हैं, आई थिंक वो इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो एक किसानों का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे उनको इंफॉर्मेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन्हीं के तरीकों से होगा, उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होगा। अच्छा प्रीति जी, आप तो स्टार्टअप्स में बहुत डील करती हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स पे मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है? मैडम ईमानदारी से चाहता हूं जी जवाब दें, क्योंकि कई बार प्राइवेट प्लेयर्स पे लोग रिलाय नहीं करते हैं, रिलायबल नहीं दिखाई देते उतना ऐसा जितना गवर्नमेंट का विजन होता है। लगता है कि सब मामला झालमिल कर देंगे लोग। सर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और
मॉनिटरिंग है, वो इम्प्लीमेंटेड भी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हम इंश्योरेंस कंपनीज के पास गए अपना सोल्यूशन लेके कि हम आपकी रिमोट सेंसिंग के तहत वो कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला सवाल होता है कि आपका अलाइनमेंट सरकार के साथ कैसा है। सरकार ने जो फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एसओपीज बनाए हुए हैं डेटा को लेकर या प्रोसेस को लेकर या मेथड को लेकर, वो कैसे हैं, किस हिसाब से, कितना पार्टिसिपेशन है आपका गवर्नमेंट के साथ। सो जब तक गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन नहीं है, ये एक तरह से ट्राईपार्टाइट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है ये। सो जब ये डिसीजन, तो एग्री स्टैक का फंडा भी वही है जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर्स जो ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना देना। ठीक है, विद ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है मैम। कुलदीप जी मेरे साथ है। कुलदीप जी, इतनी सारी चर्चा हो रही है किसानों को लेकर ही, सर कितना दिल यकीन करने के लिए मान रहा है कि भाई यकीन कर ले, इन बातों पे यकीन हो रहा है सर? क्योंकि मैं तो कई बार, इतनी सारी बातें होती है लेकिन किसान वही कह रहा होता है, भाई खाद नहीं हो रही है, एमएसपी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं कि वाकई रिलेट कर पाती है किसानों को, और किसान खुद समझ पाता है कि हाँ भाई मेरे लिए है। सरकार ये समझा पा रही है, क्योंकि कोशिश तो कर रही है सरकार, लेकिन क्या वो समझा भी पा रही है और किसान समझ पा रहे हैं? देखो, कोई भी नई चीजें हैं उसमें समय तो थोड़ा सा लगता है, और किसान वैसे समझ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पीछे जब, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी की जांच के लिए जो कुछ अधिकारी गए हमारे पास मिट्टी लेने के लिए, सैंपल लेने के लिए, तो हमने उसको सैंपल भी उठवाए वहाँ से, और गांव में भी लगभग लोगों ने दिए। तो ऐसी बात तो नहीं है कि किसान जो है प्रयास कर रहा है, और वो जागरूक भी आजकल है, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब वगैरह हर किसी के पास फोन आदि के भी सब वो है ही। तो अगर हम इसको ठीक से उसको वो करेंगे, प्रसारित करेंगे, और इसमें आपका डीडी किसान चैनल का बहुत सर, किसान यूट्यूब देखते हैं सर, आपने कहा तो आज ही आपकी जिम्मेदारी है कि शो के बाद हमारे इस लिंक को सारे किसानों को आप तक पहुंचाना है। मेरा बहुत बड़ा, और फिर मैं उस पर रिएक्शंस देखूंगा सर, आपकी बात कितनी जमती है सर। जी जी जी, ठीक है, ये आपको टास्क है सर आज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन एक चीज कुलदीप जी ये भी समझाइए कि किसानों की आय बढ़ाने की बात सरकार लगातार कर रही है, और इसके आंकड़े भी बताते हैं कि उसमें सफल भी हो रही है, लेकिन कोशिशों में क्या और रफ्तार की जरूरत है, या फिर इस कोशिश से भी चलेंगे तो मंजिल मिल जाएगी हमको? नहीं, थोड़ी सी और ज्यादा कोशिश तो करनी पड़ेगी, उसकी रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही हमने सच का ये कार्यक्रम रखा है, सच के साथ, तो मुख्यतः सच के साथ कार्यक्रम का यही है कि लोगों को एक सात्विक रूपता भी बनाना पड़ेगा, सात्विक, संस्कारित, यानी कि तभी वो ठीक से इन चीजों को समझ पाते हैं। हम उस मिशन में लगे भी हुए हैं, हमारे काफी इस प्रकार का हम कार्य कर भी रहे हैं, और काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र हम कार्य लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो कि हम मुख्यतः ऋषियों का जो रास्ता था, ईश्वर का जो रास्ता था, वेद का जो रास्ता था, उस दिशा में हम लोगों को बढ़ा रहे हैं। जब तक हम उस दिशा में नहीं जाएंगे तो वो सात्विकता हमारे अंदर नहीं आती। तो हमने वैदिक रास्ते पर ही धीरे धीरे वापस हम लौट रहे हैं, और लेकिन जागरूकता जो हमारी ये ज्यादा इस प्रकार का हमारा चल रहा है, तो वो और ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस चीज का हम भी बहुत इसमें फैलाने का प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिविटी के साथ ही इस पूरे मिशन को देखने की जरूरत है। मेरे साथ अवधेश जी भी। अवधेश जी, आखिर में आपके पास आने का मकसद मेरा ये है कि सारी चर्चा का अब मुझे लब्बो लुबाब समझाइए नटशेल में कि सर डिजिटल कृषि मिशन क्या उस दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम वाकई है? इस चर्चा के बाद जो समझ में आता है जो किसानों की इस समय की दरकार है, और क्या ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम को भी सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है? निश्चित रूप से बड़ा कदम साबित हो सकता है, और ये बड़ा कदम भी है। अच्छा। लेकिन इसके साथ जो सपोर्ट सिस्टम और हैं वो सरकार को करने पड़ेंगे। किसानों को और सुविधाएं देने के लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, सचमुच कहाँ कहाँ कितनी उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं, कहाँ कितनी जांच दी जा रही है, कहाँ किसानों को कितना कर्जा दिया जा रहा है, कहाँ किसानों को जो सामान दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उनके डाटा को सुरक्षित रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, ये सब
रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कुलदीप जी की बात है, ये बात सही, कुलदीप जी का रास्ता जो है बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ी मंजिल है उसकी, लेकिन वहाँ चलना इतना पेशेंटली चल पाना, कितना किसान चल पाएगा ये देखना होगा। और वो भी व्हाट्सएप के युग में, भगवान बचाए इससे। तो एक तरफ तो डिजिटल हमारा पूरा क्रांति हम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ व्हाट्सएप के ज्ञान अभी से ही ऐसे कुछ शुरू हो जाएंगे विपक्ष द्वारा या दूसरे पक्ष द्वारा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं है, तो भ्रमित करने वाले कार्यक्रम भी होंगे। किसानों को चाहिए सर, 19 स्टेट आधिकारिक कार्यक्रम, 19 स्टेट हो गए हैं सर। हाँ, लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम पे ही जाएं, उनको समझे, देखें, उपयोग करें और बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ें। इससे उनका फायदा बड़ा है। सरकार का फायदा तो जो होगा नहीं होगा, किसान प्रफुल्लित होंगे तो तय बात है सरकार का फायदा होगा, लेकिन आप बहुत ऑथेंटिक जानकारी के साथ में जाएं। और सबसे अच्छी बात है ये वॉइस सपोर्ट सिस्टम भी इसमें है, तो इस वजह से इसको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। तो यही बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर है, जिसमें किसानों की किस्मत बदलने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है, लेकिन समय को रोक पाना थोड़ा सा मेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे शो को वाइंड अप करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर घड़ी का इशारा है कि जाना है और फिर गुरुवार को मिलने आना है, लेकिन तब तक के लिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना है और देखते रहना है डीडी किसान। और हाँ, हमेशा की तरह यूट्यूब पे बस थोड़ी ही देर बाद इस पूरे कार्यक्रम का लिंक होगा। आपके व्यूज का, आपके कमेंट का, आपके रिएक्शन का, आप जानते हैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।